नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने और आपने क्या देख रखा है तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में हमने बता रखा कि ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है उसको हमने और आपने देख रखा। कुछ दिन की अवकाश हो गई थी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी दोस्तों, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस अवकाश में अपने आप पे समय दिए होंगे और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा किए होंगे और अभी तक की कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, तो हमने हमने अभी तक देख रखा सिंधु सभ्यता जो कि एक महानतम सभ्यता थी। ठीक है, शहरीय सभ्यता थी। फिर उसके बाद हमने उसके बाद वैदिक सभ्यता, ये भी एक महान सभ्यता उसके बाद है जो कि नगरीय सभ्यता न होकर ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल हमने देखा दोस्तों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उसको देखने से पहले हम उसके पहले सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अभी तक जो हमने हासिल की है, जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की है अभी तक की इस सभ्यता से, कुछ तथ्य को देखें हैं। उसमें बेसिक अंतर देखते हैं कि क्या है वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर। तो हमको क्या देखना है फिलहाल, तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। ठीक है, वैदिक सभ्यता में अंतर हमको देखना है। तो आप एक तरफ तो लिख लो वैदिक सभ्यता, ठीक है। एक तरफ अंतर दोनों में देखना है। यहाँ पे लिखो विशेषताएं। वैसे आप हेडलाइन बना लेना कि वैदिक सभ्यता और सिंधु में अंतर। ठीक है, तो एक विशेषताएं यहाँ पे रखो। एक तरफ आप लिखना सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये है आपका सिंधु सभ्यता, और दूसरा लिखना वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता आप जानते हो सब। ठीक है ना, तो अब देखते हैं विशेषताएं में पहला क्या। तो पहला आप रखो मुख्य व्यवसाय। क्या तो आप ये रखो कि जो नगर व्यवस्था था, जो सभ्यता थी वो कैसी थी। तो ये जो सभ्यता सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और आपका वैदिक सभ्यता कैसी थी दोस्तों, तो ये जो थी ये आपका ग्रामीण सभ्यता थी। ये सब पशुपालन करते थे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आप रखो कि मुख्य व्यवसाय इसका क्या था। मुख्य व्यवसाय जो था सिंधु सभ्यता का क्या था, तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय, चूँकि सिंधु नदी के किनारे ये सब बसे थे तो कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। और इसका वैदिक सभ्यता का क्या था? पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। इतना आप समझ पा रहे हो। इसका द्वितीयक व्यवसाय अब देखते हैं। द्वितीयक व्यवसाय, ठीक है, द्वितीयक व्यवसाय इसका सिंधु का क्या था, तो सिंधु का द्वितीयक व्यवसाय क्या था, तो व्यापार करना। तो ये व्यापारी थे, व्यापार करते थे। और इसका द्वितीयक व्यवसाय वैदिक का क्या था, तो वैदिक का कृषि था। वैदिक का द्वितीयक व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 नंबर पे हम आपको दिखा देते हैं कि ये धातु का प्रयोग कैसे करते थे। कौन से धातु का प्रयोग। तो चूँकि ये आप जानते हो कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसा का प्रयोग करते थे, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। और ये कैसी है, तो ये जो वैदिक सभ्यता है इसमें लोहा का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको लौह युगीन कहा जाता है। लौह युगीन, ये सब हमने देख रखा है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिपि रख लो कि लिपि का प्रयोग कैसा करते थे। तो वैदिक सिंधु सभ्यता के लोग ये भाव चित्रात्मक लिपि, कैसी, जो चित्र के द्वारा, भाव चित्रात्मक, जो कि 250 से 400 मिला है। ठीक है, जिस पर सबसे ज़्यादा मछली का चित्र मिला है, भाव चित्रात्मक। और इसका कैसा लिपि था वैदिक सभ्यता का, इसका लिपि देवनागरी लिपि, देवनागरी
देवनागरी। इसका जो लिपि है भाव चित्रात्मक, ये अपठनीय है, मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सका। ये अपठनीय, और ये कैसी है, तो ये पठनीय है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये कैसी है, संस्कृत जो है, जो आर्यों की भाषा थी, वो कैसी भाषा थी, संस्कृत थी। संस्कृत कहा जाता है देवताओं का भाषा, ठीक है, काफ़ी टफ लैंग्वेज। फिर इसके बाद आप देखो प्रिय पशु। प्रिय पशु कौन था इसका, तो इसका सिंधु सभ्यता का तो एक सिंह कुबड़ वाला बैल था। क्या था, कुबड़ वाला जो बैल, कुबड़ वाला बैल, तो कुबड़ बैल हो गया। और इसका कौन था, तो इसका जो था वैदिक सभ्यता का प्रिय पशु, ये वैदिक का प्रिय पशु क्या था, गाय था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अंतर देख लिया। ये अन्य सभ्यता से संबंध किससे रहता था, ये आप देख लो, अन्य सभ्यता से संबंध या समकालीन सभ्यता कह सकते, अन्य सभ्यता से संबंध, ठीक है। तो किससे था, तो इसमें तो आप जानते हो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया था, और क्या था, चीन था, ईरान था, ठीक है, ईरान था और चीन। तो इसके साथ और एक मिस्र था, मिस्र के साथ, ठीक है। तो मेसोपोटामिया, मिस्र, ईरान, चीन और ये हो गया आपका। फिर इसके बाद ये इसमें कोई वैसा अन्य सभ्यता का साक्ष्य नहीं मिला। तो अन्य सभ्यता का क्या नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। एक और आप देख सकते हो समाज जो था, समाज ये जो था आपका वैदिक सिंधु सभ्यता, ये मातृसत्तात्मक था, मतलब माता का सत्ता, मातृसत्तात्मक, ठीक है। और ये पैतृक सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक। तो ऐसी समाज थी ये। तो आपने देखा क्या, तो 8 गो अंतर हमने बता रखा, जो कि काफ़ी है दोस्तों, कि इसका विशेषता सभ्यता जो थी सिंधु सभ्यता ये नगरीय थी, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। चूँकि ये सब लोग पशुपालन करते थे, तो ग्रामीण सभ्यता। इसका मुख्य व्यवसाय जो सिंधु का था वो कृषि था। क्या था, कृषि था रे, कृषि। और इसका क्या था, व्यापार, ठीक है। अद्वितीयक इसका व्यापार था सिंधु का, और वैदिक का कृषि। धातु का प्रयोग कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, ये लौह युगीन है। लिपि जो है सिंधु का भाव चित्रात्मक, जो कि अपठनीय है, इसको पढ़ा नहीं जा सका। और देवनागरी लिपि ये पठनीय है, ठीक है, वैदिक काल में। फिर ये पशु जो है सिंधु सभ्यता का कुब्बड़ वाला बैल, और इसका वैदिक का गाय था, ठीक है। अन्य सभ्यता गाय के संबंध में हमने काफ़ी चीज़ें बता रखी है, कि गविष्टि शब्द जो था, गाय को प्रयोग गाय को के लिए किया जाता था, गाय के लिए जो युद्ध किया जाता था, तो उसमें गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। अघन्या मतलब जिसे मारना पाप होता, अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के संबंध में, ठीक है। और इसमें गुप्ता जनक से राजा को, मतलब गाय का रक्षा करने वाला राजा को चुना ही जाता था, चूँकि पशुओं को, गाय को रक्षा करने के लिए। गाय से ही पता चलता था आपके संपन्नता, ठीक है, कि आपके पास कितनी गाय है, उसी अनुसार आप संपन्न हो, उतना बड़ा इंसान हो, आप व्यक्ति हो, ठीक है। तो प्रिय पशु देख लिया। अन्य सभ्यता से संबंध जो सिंधु का था, मेसोपोटामिया, ईरान था, चीन और मिस्र, ठीक है। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और इसका जो समाज था सिंधु का मातृसत्तात्मक, और इसका पितृसत्तात्मक। लेकिन मातृ का मतलब महिलाओं का मतलब कि आपका कह सकते हो कि स्थिति उतनी खराब नहीं थी, ठीक है। ऋग वैदिक काल में अच्छी स्थिति में थी महिलाएं। तो यहाँ से ख़त्म होता है आपका ऋग वैदिक काल दोस्तों। अब उत्तर वैदिक काल की ओर हम अग्रसर करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका उत्तर वैदिक काल। क्या, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो कुछ नहीं है उत्तर वैदिक काल, ये काफ़ी आसान है। अगर आप ऋग वैदिक काल अच्छे से कर रखे हैं तो उत्तर वैदिक काल कुछ है नहीं। ऋग वैदिक काल में आपने बेसिकली क्या देखा कि ऋग वैदिक काल जो है, इसमें वर्ण विभाजन वगैरह ये सब जो है कर्म के आधार पे है, महिलाओं को शक्ति है, ठीक है। सभा और समिति 2 परिषद है, उसमें महिला, उसके अनुसार राजा को चुना जाता है, जिसमें से सभा और विद्वत में महिलाओं को अधिकार है भाग लेने का, ठीक है।
अब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि क्या है वैसी व्यवस्था, क्या भिन्नता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल में हमने देखा कि कर जो है, कर जो टैक्स लिया जाता था, ये कोई निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, इच्छा अनुसार है। क्या इच्छा अनुसार है कि आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं। जो कि 1/6 था, इसको बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है, इसमें देखेंगे कि क्या होता है। उसमें हमने ऋग वैदिक काल में देखा था कि भूमि जो था, भूमि पर कोई निजी अधिकार नहीं था, इस पर सामूहिक मतलब सभी का अधिकार। ठीक है, सामूहिक अधिकार था। अब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि कैसी अधिकार हो जाता है दोस्तों। तो ये देखेंगे, राजा का पद हमने देखा था कि राजा सर्वोच्च नहीं है। ऋग वैदिक काल में राजा क्या नहीं है? सर्वोच्च, सर्वोच्च नहीं होता है। ठीक है, इसको चुना जाता है सभा और समिति के द्वारा। सभा जो कि उच्च सदन है और समिति निम्न सदन है। ठीक है, तो सभा और समिति के द्वारा राजा को चुनाव होता था, जिसमें से सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, तो ये एक प्राचीनतम परिषद था जिसको विदथ बोला जाता था। हमने विदथ बोला था, इसमें महिलाएं भाग लेती थी। तो ये हमने देख रखा है। फिर हमने देखा था कि राजा चुना जाता था तो आनुवांशिक तो नहीं होगा, आनुवांशिक पद नहीं था कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा या राजा के परिजन ही राजा बनेगा, नहीं। जिसको चुनेगा सभा और समिति वो राजा बनेगा। तो ये था किसका बात? तो ऋग वैदिक काल का। ये सब हमने कहाँ देखा? तो ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में हमने ये सारी व्यवस्था देख रखा है दोस्तों। अब आइए देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा, ये जो हमने देखा ये 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व की बात है। अब हम इसके बाद वाला देखेंगे जो कि है 1000 से आपका 600, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये काल को हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ये सभ्यता हमको देखना है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से इतनी बारीकी से हमने पढ़ा रखा है दोस्तों। जो भी टॉपिक को हमने पढ़ाया कि सिवाय इसके आपको और कभी कहीं झांकना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बारीकी से आप कोई भी एग्ज़ाम को लो से हाई तक आप देख रहे हो, किसी भी कर रहे हो, तो इसके सिवाय आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, काफ़ी बारीकी से हमने बता रखा है। अगर इतना बारीकी से बताने के बावजूद भी आपको आसान लग रहा है तो आप अच्छे राह पे हो, सही पथ पे हो। ठीक है, तो आइए, और नहीं तो बाकी आप अपने अंदर देखो क्या कमियां हैं। तो आइए उत्तर वैदिक काल का देखते हैं हम, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। इसका जो मुख्य स्रोत है, ऋग वैदिक काल में तो हमने देखा कि ऋग्वेद उसका मुख्य स्रोत है। इसका जो मुख्य स्रोत है मतलब कहाँ से मिलता है, किस में लिखा गया है, क्या कोई साक्ष्य इसका क्या है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका जो है मुख्य स्रोत है। और अथर्ववेद का ही एक जो है शतपथ, शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसके द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? शतपथ। ये शतपथ क्या है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये दोनों के द्वारा जानकारी मिलता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी किसके माध्यम से मिलता है? तो अथर्ववेद और शतपथ ग्रंथ, जिसमें से अथर्ववेद के द्वारा मिलता है जानकारी उत्तर वैदिक काल के सामाजिक मतलब समाज के जानकारी और आर्थिक जानकारी मिलता है दोस्तों। आर्थिक और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक की जानकारी जो मिलता है वो अथर्ववेद से मिलता है। किससे मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। कौन से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। और एक आपका क्या बचा? तो एक बचा राजनैतिक, कि राजनीति क्या था। तो राजनीति जो मिलता है वो अथर्ववेद के शतपथ जो ग्रंथ है ना, किस ग्रंथ से? शतपथ ग्रंथ से मिलता है। किससे मिलता है? शतपथ ग्रंथ से मिलता है आपका। और शायद हमको जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो शतपथ ग्रंथ है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, वो जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
इसका जो क्या कहता है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका गोपथ नाम है दोस्तों। तो सॉरी, हमसे मिस्टेक हुआ। ये शतपथ जो है किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ जो है वो यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इसका तो गोपथ है, ठीक है ना। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। तो शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, उससे क्या जानकारी मिलता है? तो उससे उत्तर वैदिक काल की राजनीति का जानकारी मिलता है। किसका मिलता है? तो राजनीति का जानकारी मिलता है। उत्तर वैदिक काल की राजनीति व्यवस्था क्या थी उसकी जानकारी मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो मिलता है, तो इतना तो ही हम पढ़ते हैं किसी भी सभ्यता में कि सामाजिक आप बता दो, आर्थिक समाज कैसा था, उसका अर्थव्यवस्था क्या था, जीवन यापन कैसे करते थे, धार्मिक अवस्था क्या था, राजनीति कैसा था, नगर कैसा था, यही इतना तो देखना है दोस्तों सभी में। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले सामाजिक विभाजन देखेंगे, फिर आर्थिक देखेंगे, फिर इसके बाद राजनीति, फिर धार्मिक लास्ट में हम करेंगे, जो कि शायद आज ना बता पाएँ धार्मिक, उसके लिए एक सेपरेट क्लास हम लेकर आएंगे काफ़ी डिटेल के साथ। ठीक है, इसका धार्मिक व्यवस्था उतना नहीं कुछ है, लेकिन हम धार्मिक पे एक सेपरेट क्लास का वीडियो बनाएंगे। तो आइए अब देखते हैं हम कि इसमें भारत का विभाजन जो है उत्तर वैदिक काल में 3 भाग में किया गया। भारत का विभाजन कितने भाग में किया गया था उत्तर वैदिक काल में? 3 भाग में। एक था आर्यवर्त, ठीक है, जो कि ये उत्तर भारत, कौन सा भारत? उत्तर भारत को आर्यवर्त कहा गया था। और मध्य जो भारत है उसको मध्य देश कहा गया था। क्या कहा? मध्य देश को, मध्य देश किसको कहा गया था? मध्य भारत, जो बीच वाला भारत है, तो मध्य प्रदेश वाला भारत। ठीक है, मध्य भारत। और एक आपका बचा दक्षिणापथ। ये दक्षिणापथ जो था, ये आपका दक्षिणी भारत को कहा गया था। कौन सा भारत? दक्षिणी भारत, जो आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु वाला हिस्सा, तो दक्षिणी पथ या दक्षिणी भारत को कहा गया था। किसको कहा गया था? दक्षिणी भारत को। ये विभाजन उतनी ज़रूरत नहीं है आपको याद करना। और है ही क्या, उत्तर भारत को आर्यवर्त, मध्य देश को मध्य भारत, दक्षिणापथ को दक्षिणी भारत। ठीक है, यानी दक्षिणी राज्य, पथ मतलब क्या हुआ? राज्य। और ये आपका ये मध्य वाला राज्य, ये आपका उत्तर वाला राज्य हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, आइए इसका सामाजिक व्यवस्था क्या था। ठीक है, क्या देख रहे हैं? समाज या सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो आइए इसका सामाजिक व्यवस्था देखने का प्रयास करते हैं और हम समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था कि समाज में जो था वो आपके जन्म के आधार पर कर्म का, मतलब कि वर्ण का विभाजन नहीं होता था। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कर्म के आधार पर क्या होता था? वर्ण का विभाजन होता था।